नमस्कार, मैं विनय सेन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम विनय कुमार सेन है। मेरी एजुकेशन एमए इतिहास से मैंने कंप्लीट की हुई है। यहाँ पे बीएससी से मैंने मैथ से बीएससी कंप्लीट की हुई है और बीएड जो है बीएड मैंने कंप्लीट कर रखी है। इसके साथ साथ जो मेरी अचीवमेंट में सीटीईटी मेरा क्वालिफाई है। सीटीईटी में क्वालिफाई कर चुका हूँ। 2018 में मैंने सीटीईटी क्वालिफाई किया हुआ था। रीट भी मेरा क्वालिफाई हो चुका है। रीट भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। राजस्थान टीचर का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, लास्ट ईयर ही किया हुआ है। उसके बाद एमपीटीईटी मेरा वर्ग 2 जो होता है, वर्ग 2 में क्वालिफाई हूँ। वर्ग तीन को भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो ये 3 एग्ज़ाम जो हुए हैं, सीटीईटी सेंट्रल टीचर का, रीट का, एमपी टेट का क्वालिफाई है। इसके साथ साथ इतिहास से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है ही। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अनअकैडमी पर भी, मैंने 6 मंथ अनअकैडमी पर जो डाउट सॉल्वर के तौर पर मैंने काम किया हुआ है। यहाँ पे लगभग मैंने जो है 1000 के लगभग डाउट सॉल्व किए हुए हैं। 1000 के लगभग मैंने डाउट सॉल्व किए हुए हैं यहाँ पे अनअकैडमी में। तो जो मेरी यहाँ पे रेटिंग हो गई थी, लगभग 4.5 तक मेरी रेटिंग जा चुकी है। सारे बच्चों के डाउट सॉल्व, रीजनिंग सब्जेक्ट में मैं डाउट सॉल्व करता था। इसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरा 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। खुद की जो सेल्फ कोचिंग भी मैं चलाता हूँ और यहाँ पे जो कंपटीशन के जो छात्र हैं उनके लिए कोचिंग देता हूँ। तो ये सब मेरे बारे में है। जो अभी आपने देखा है वो मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं आप लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी करवाने वाला हूँ। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है, यूजीसी नेट मैंने एक बार दे रखा है। तो यूजीसी नेट के बारे में आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। यूजीसी नेट का यहाँ पे हम जो यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स इतिहास सब्जेक्ट से हम लोग करने वाले हैं। इतिहास सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का क्रैश कोर्स हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी तैयारी रहेगी कुछ इस प्रकार से रहेगी कि यहाँ पे 100 आवर्स का हमारा प्रोग्राम होगा। 100 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम होगा, ये हमारा सिलेबस है। यूनिट 1 to 10 तक ये जो हमारा सिलेबस है, इसको हम 100 घंटे में कंप्लीट करेंगे, लगभग 2 माह में। 2 महीनों में इनको हम कंप्लीट करेंगे। और जो 2 महीने हमारे होंगे तो हर दिन पर डे कम से कम हमारी 2 आवर्स की क्लास रहेगी। 2 आवर्स पर डे हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को हम लोग 2 महीने के अंदर यानी कि 100 घंटों में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक प्रकार का क्रैश कोर्स रहने वाला है। क्रैश कोर्स आप लोग समझते ही हैं, लगभग बेसिक जानकारी, बेसिक से थोड़ा सा अपर लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। तो बेसिक से अपर तक हम लोग जाएंगे, जिसमें हम एक पूरा सिलेबस टच करेंगे। सिलेबस का हर एक जो टॉपिक है, सारे टॉपिक को हम लोग टच करने वाले हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहेगी और अच्छे से इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जो है 10 यूनिट हैं। यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम देखते हैं तो नेगोशिएटिंग द सोर्सेस, ये हमारी फर्स्ट यूनिट में आता है। नेट का जो यूजीसी नेट ने जो सिलेबस दे रखा है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है, उसमें नेगोशिएटिंग द सोर्सेस, ये हमारी जो क्लास रहने वाली है 10 घंटे की क्लास रहने वाली है। 10 आवर्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट यूनिट। अब ये जो नेगोशिएटिंग द सोर्सेस है, तो इसमें हमारे क्या क्या आते हैं। इसमें हमारी जो इतिहास को जानने की सूरत जो होते हैं कि इतिहास कहाँ से शुरुआत होती है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, कैसे इतिहास शुरू होते हैं, कौन इतिहास के जनक हैं, और उसमें कुछ जो डायनेस्टी वगैरह हैं, मौर्य डायनेस्टी हो गया, और जो जनपद, महाजनपद, और उसको जो जानने के जितने भी स्रोत वगैरह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। किसके अंतर्गत? नेगोशिएटिंग द सोर्सेस।
इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो हमारी सारी चीज़ें जो भी है इतिहास से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है वो इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, जिसमें अपने सारे वेद वगैरह आ जाते हैं, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल पूरा इसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। फिर देखते हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में क्या आता है? फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर। ठीक है, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर में अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा आएगा, जितने भी साम्राज्य वगैरह हुए हैं, एम्पायर साम्राज्य, जो भी साम्राज्य रहे हैं हमारे, ये साम्राज्य सारे इसके अंतर्गत आते हैं। महाजनपद के बाद का जो काल रहा है, जो भी साम्राज्य रहे हैं, जो राजा महाराजा रहे हैं और मगध वगैरह रहा है, तो ये किस में आएगा? हमारा साम्राज्य में आएगा। ठीक है, साम्राज्य के अंतर्गत जो अपना मगध काल वगैरह है, जितना भी चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किसमें? यूनिट 2 में, फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर के अंतर्गत। तो ये भी हमारी कितने घंटे की क्लास रहने वाली है? 10 आवर्स की क्लास ये हमारी यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इसके आगे हम चलें तो इसमें क्या आता है फिर? यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम देखेंगे तो द एमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम। रीजनल किंगडम क्या होता है? क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंशों का जो उदय हुआ है, क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन से होते हैं? तो क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत जैसे हम देखेंगे दक्षिण के जितने राजा रहे हैं, दक्षिण वंशीय राजा रहे। ठीक है, दक्षिण राजवंश हुए, मालवा वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये जितना भी होता है ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्षेत्रीय राजवंश। हमारी यहाँ पे यूजीसी ने थर्ड यूनिट में इनको शामिल किया हुआ है, इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंशों का जो उदय है वो आ जाएगा यूनिट 3 में। ये हमारी क्लास कितने घंटे की रहेगी? ये भी हमारी 10-10 घंटे में हम इनको कवर करेंगे, टच करेंगे इनको। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? यूनिट 4। ठीक है, अब यूनिट 4 के अंतर्गत अगर हम देखें, यूनिट 4 के अंतर्गत हम शामिल करेंगे तो क्या आएगा इसमें? ये हमारा आ जाता है यूनिट 4, सोर्सेस ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, सोर्सेस ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री ये क्या है? तो यहाँ पे हम देखें मध्यकालीन भारत जो होता है, मध्यकालीन इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास। अब ये जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास को जानने के जो स्रोत रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत मध्यकालीन इतिहास को जानने के हमारे स्रोत आएंगे। ठीक है, मध्यकाल के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? तो अब मध्यकाल के अंतर्गत अगर देखें तो विजयनगर वगैरह हो गया, उसके बाद जो अरबी फारसी संस्कृत के जो लेखक वगैरह रहे हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? अपने मध्यकालीन के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अब मध्यकालीन के अंतर्गत और क्या आता है? तो इसी में अपने जो दिल्ली सल्तनत हो जाती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल बादशाह, जो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, मुग़ल जो भी हुए हैं, तो अपन दिल्ली सल्तनत हो गया मध्यकालीन के अंतर्गत, इन सारी चीज़ों को अपन देख लेते हैं। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर ये भी हमारा 10 घंटे का कोर्स रहने वाला, 10 घंटे का टॉपिक ये हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद आगे चले यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी क्या होता है? प्रशासन और अर्थव्यवस्था। प्रशासन और अर्थव्यवस्था क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, ये भी हमारा 10 घंटे का टॉपिक रहेगा। अब इसमें प्रशासन और अर्थव्यवस्था में हम क्या देखेंगे? तो सल्तनत कालीन जो भी अर्थव्यवस्था रही है, दिल्ली सल्तनत के समय हमारी जो भी अर्थव्यवस्था रही है, कैसे राजा महाराजा होते थे, क्या उनकी टैक्स प्रणाली थी, क्या क्या उनके समय में होता था, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। प्रशासन और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसी के अंतर्गत उद्योग आ जाते हैं, कौन कौन से उद्योग रहे हैं, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी यूनिट 5 में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, प्रशासन अर्थव्यवस्था, ये भी हमारे 10 आवर्स का टॉपिक रहेगा। इसके आगे चलेंगे, कौन सा आएगा? यूनिट 6। यूनिट 6 को अगर हम देखें तो यूनिट 6 में क्या है? सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर मतलब कि हमारी जो संस्कृति रही है, संस्कृति, आधुनिक भारत के इतिहास के जो स्रोतों में हम देखें तो हमारी जो संस्कृति रही है, समाज और संस्कृति किस में आएगी? सोसाइटी एंड कल्चर में क्या आ जाता है? हमारा समाज, भारतीय समाज, मुख्यतः हम देखते हैं भारतीय समाज। समाज और संस्कृति,
ठीक है। समाज और संस्कृति में क्या आएगा, तो सामाजिक संगठन जितने भी रहे हैं, जो सूफी सिलसिले वगैरह होते थे उस समय पे मुस्लिम शासक रहा है। अब मुस्लिमों शासकों में जो सूफी सिलसिले ज़्यादातर चलते थे उस समय पे, तो सूफी आंदोलन जो हुए हैं, उसके बाद हिंदू धार्मिक आंदोलन हुए हैं, धर्म को बचाने के लिए जितने भी आंदोलन किए गए हैं वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सोसाइटी एंड कल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी में आएगा कि भाई स्त्रियों की समाज में देखें तो समाज में वहाँ पे स्त्रियों की स्थिति क्या होती थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, ठीक है, कौन कौन सी प्रथाएं उनके साथ होती थी, क्या क्या यहाँ पे जो स्त्रियों के लिए उद्धार के लिए क्या काम किए गए, उत्थान के लिए क्या काम किए गए, कैसे उनका शोषण होता था, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 6 के अंतर्गत देखेंगे, जो कि हमारा 10 घंटे का प्रोग्राम ये रहने वाला है। ठीक, इसके बाद आते ही यूनिट 7। ठीक है, अब यूनिट 7 में हम देखते हैं तो यूनिट 7 में आता है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं हमारी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, यहाँ पे हमने क्या देखा है, मिडाइवल हो गई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि हमारा जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत को जानने के जितने भी स्रोत रहे हैं, आधुनिक भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं किस में आ जाती हैं, हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास में आ जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अभिलेख होते हैं, अभिलेख मिले हैं हमें, जीवन चरित्र के बारे में हमें पता चलता है। ब्रिटिश जो आए हैं, ब्रिटिश रहे हैं, तो ब्रिटिश समाज किस प्रकार से भारतीय इतिहास में शामिल हुआ, ब्रिटिश का किस प्रकार से कौन कौन से युद्ध उसके हुए हैं, किस किस के साथ में युद्ध हुए हैं, कैसे वो दिल्ली सल्तनत को उसने समाप्त करके और यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत की हैं। तो ब्रिटिश कैसे अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जो उनका शासनकाल रहा है, क्या क्या उनके कार्य रहे हैं, उसके बाद शुरुआत देखते हैं तो अपना यहाँ वर्तमान काल तक आ जाता है। सारे जो आंदोलन रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी के आंदोलन और भी बहुत सारी क्रांतिकारी सभी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। किसके अंतर्गत, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलें हम, तो हाँ आता है हमारा फिर आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है, कॉलोनिकल इकोनॉमी। ठीक है, कॉलोनिकल इकोनॉमी में क्या होता है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था, कॉलोनिकल इकोनॉमी। ठीक है, उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था जो होती है ये क्या कहलाती है, कॉलोनिकल इकोनॉमी। कॉलोनिकल इकोनॉमी के अंतर्गत हम क्या क्या देख सकते हैं, तो इसमें आता है हमारा जो संरचना रही है उस समय, इकोनॉमी की बदलती हुई संरचना रही है, किस प्रकार से कृषि का विस्तार हुआ है, किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो है किसानों का यहाँ पर शोषण किया, शोषण करने के बाद कौन कौन से टैक्स हुए, कैसे जो यहाँ के भारतीय किसान रहे हैं, भारतीय किसानों की स्थिति कैसे गिरती गई, कैसे उनकी कृषि भूमियों को छीन लिया गया और उनसे ज़बरदस्ती वहाँ पे क्या करवाया गया, बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करवाया गया, और उनके लिए क्या क्या स्रोत रहे हैं, क्या क्या उनके आर्थिक स्रोत रहे, इनकम के स्रोत क्या थे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यूनिट 8 के अंतर्गत, मतलब उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जानेंगे। ये भी हमारा कितने 10-10 घंटे के सारे प्रोग्राम रहने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट 9 में, तो यूनिट 9 में अगर हम चलते हैं तो यूनिट 9 कौन सी है, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में हम देखें अगर तो क्या आएगा, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय है ये यूनिट 9, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का जो उदय है, तो राष्ट्रवाद का उदय मतलब कि भारतीयों में जब एक पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके अंग्रेज़ों से, अंग्रेज शासन को अब झेलने के काबिल नहीं रहे, तो क्या हुआ कि उनका जो देश से निकालने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, जो मूवमेंट हुए हैं, तो भारतीयों में एक नई चेतना जागृत हुई है। ये क्या होता है, हमारा राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मतलब भारतीयों में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, जो राष्ट्रवाद की चेतना जागी है। तो इसमें मुख्य रूप से अपना जो दलित वर्ग आंदोलन हो गया, वामपंथी आंदोलन हो गया, स्वतंत्रता विभाजन, BR अम्बेडकर साहब जो रहे हैं, इन्होंने जो उनके शोषित वर्ग था उसको उत्थान हेतु जो कार्य किए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी यूनिट 9 के अंदर हम देखेंगे राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में। तो ये भी हमारा कितने 10 घंटे का प्रोग्राम पूरा रहने वाला है। इसके बाद जो बची हुई यूनिट है लास्ट 10, यूनिट 10 क्या है, हिस्टोरिकल मेथड। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड। अब हिस्टोरिकल मेथड में क्या आती है, तो ऐतिहासिक प्रणाली आती है, शोध कार्य जो भी किए गए हैं, इतिहास की वास्तुकला होती है, इतिहास विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व,
कहने का मतलब सीधा सीधा ये है हिस्टोरिकल मेथड में कि जो भी काम हुए हैं इतिहास को हम वर्तमान से जोड़ के देखें, विज्ञान के साथ जोड़ के देखें, कला के साथ जोड़ कर देखें, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, हमारी हिस्टोरिकल मेथड में आ जाएंगी। ये प्रोग्राम भी हम 10 घंटे का करेंगे। 10 घंटे में इसको हम पूरा का पूरा सिलेबस हमने आपके सामने रखा हुआ है। ये पूरे के पूरे सिलेबस को हम क्या है 10 घंटे में कवर करने की कोशिश करेंगे। क्रैश कोर्स आपका रहेगा जिसको हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको कवर करेंगे। आपका पूरा का पूरा सिलेबस 100 घंटे का 2 महीने में लगभग क्या होगा, कवर हो जाएगा। कहने का मतलब ये सिर्फ क्या है, इतिहास जो नेट के लिए नहीं रहेगा, इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जिनमें क्या होगा हमारा इतिहास सब्जेक्ट शामिल होगा, उन सभी के लिए ये क्लास क्या होगी, महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि हम देखें इसमें हम एक टॉपिक को समझने का एक डेमो के रूप में इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आता है जो हमारी यूनिट फर्स्ट में भी शामिल है, यूजीसी नेट की यूनिट फर्स्ट में हमने देखा है। जैसे क्या देखा, यूनिट फर्स्ट में हमने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। ठीक है, जो हमारा इतिहास है प्राचीन भारतीय इतिहास, उसको जानने के स्रोत हैं कि मतलब जो इतिहास हमारा रहा है कहाँ से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, क्योंकि उस समय पे ना तो हम रहे हैं, ना तो कोई ऐसा था जो देख रहा हो और देखने के बाद हमें चीज़ें बता रहा हो, लेकिन हमें उसके बारे में एकदम परफेक्ट जानकारी हमें मिलती है। तो वो क्या है, एक अनुमान के अनुसार आती है। अनुमान लगाते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें मिली हैं, तो एक अनुमान लगाते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग पद्धति वर्तमान में आ गई है, तो हम कितने भी प्राचीन समय की कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है तो उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे पूर्वज कैसे रहे हैं, क्या चीज़ें होती रही हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्या है, इतिहास को जानते हैं। अब इतिहास को जानने के मुख्य रूप से यहाँ पर 2 स्रोत आते हैं। एक तो आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ये हमारा क्या है, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। अब जैसे पुरातात्विक स्रोत तो आप लोग जानते ही हैं, पुरातात्विक स्रोत की कैसे, पुरातात्विक के अंतर्गत एक तो अभिलेख आ जाते हैं, सिक्के आ जाते हैं, स्मारक आते हैं, चित्रकला आती है। अब अभिलेख में हम जैसे देखेंगे तो खुदाई में जो हमें सिंधु सभ्यता मिलती है, पाषाणकालीन समय जो हैं अभिलेख प्राप्त होते हैं हमें खुदाई में। तो जैसे दयाराम साहनी ने क्या किया, खुदाई करवाई, उसके बाद देखा गया कि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं कितने समय के प्राचीन हैं, कितने समय के ये अभिलेख यहाँ पे मिले हैं। तो उनसे हमें क्या मिल जाता है, कार्बन डेटिंग पद्धति से हम देखते हैं कि भाई ये इतने काल का है। अब उसको क्या किया जाता है, पढ़ने की कोशिश की, भाई कौन कौन सी हुआ, कौन कौन सा अभिलेख हमें मिला है, उस अभिलेख में किस समय की जानकारी मिलती है, कितनी प्राचीन जानकारी मिलती है, किस काल के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय का मानव कैसा था, क्या सारी चीज़ें अभिलेखों से हमें मिलती हैं। दूसरी जानकारी कहाँ से हमें मिलती है पुरातात्विक स्रोतों में, तो सिक्के आ जाते हैं। अब सिक्के, कोई राजा महाराजा जो हुए वो अपने समय में प्रशासन व्यवस्था में जो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली होती थी, लेन देन की जो प्रणाली होती थी, तो वो क्या होते हैं, सिक्के हमें जो प्राप्त होते हैं। तो सिक्कों से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उस समय पे जो मुद्रा प्रणाली चलती थी किस तरह की चलती थी। उसके बाद आते हैं हमारे स्मारक। स्मारक क्या होते हैं, स्मारक मतलब कि जो स्तंभ बनवाए गए वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार के स्मारक हो जाते हैं। जैसे कि हमारा विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है, विदिशा का जो गरुड़ स्तंभ है, हेलिडोरस ने उसको बनवाया, हेलिडोरस का गरुड़ स्तंभ कहलाता है। वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का स्मारक हो जाता है। ठीक है, चित्रकलाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय पर प्राचीन समय में जो मनुष्य हुआ, अब उनकी जो प्रणाली थी, अब जो क्या है उस लिपि को हम नहीं समझ पाए। उनकी जो लिपि होती थी, कौन सी लिपि होती थी, हमें पता चला है कि उनकी जो लिपि होती थी भावचित्रात्मक लिपि होती थी। ठीक है, भावचित्रात्मक। अब भावचित्रात्मक लिपि क्या होती है, उस समय का जो मानव है पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था, लेकिन अपनी जो भावनाओं को व्यक्त करने का जो उसका माध्यम होता था वो क्या होता था, चित्र होते थे। तो जैसे मान लो कि शिकार करते हुए मानव का उसने चित्र बना दिया, इसका मतलब इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि पहले का जो मानव होता था वो क्या होता था, शिकारी होता था, शिकारी प्रणाली का होता था, शिकार करता था, उसी से अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो ये हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है, चित्रकला से प्राप्त हो रही है। अब हम देखें दूसरे स्रोत क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में डिवाइड कर रखा है यहाँ पे हमने। एक तो है देसी साहित्य, सेकंड है विदेशी साहित्य। ठीक है, अब देसी साहित्यों में हम देखें तो देसी साहित्य भी 2 भागों में डिवाइड है, धार्मिक और गैर धार्मिक। सबसे पहले हम देसी साहित्य को देखें, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, वेद आ जाते हैं, वेद, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। वेद में हम देखें तो हमारे वेद क्या हैं, 4 वेद आ जाएंगे, 4 वेद। ठीक है, जिस चारों वेदों में क्या आ जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद,
यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 वेद हैं इनको सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, वेद त्रयी कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन मतलब कि इसको हम देखें तो लगभग 1500 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। ठीक है, 1500 से 1000 बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व का माना जाता है। उसके बाद जो दूसरे वेद हैं, अन्य वेद आते गए। ऋग्वेद के बाद सामवेद आया, यजुर्वेद आया। सबसे नवीन वेद किसको माना जाता है? अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीन वेद है। नवीन वेद ऋषि अथर्वा के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। अथर्वा ऋषि ने इसको क्या किया था? बनाया था। तो ये अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद आ जाता है। इससे हमें क्या मिलती है? सारी जानकारी जो प्राचीन समय की है वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण साहित्य। मतलब इन वेदों की भाषा क्या थी? एक क्लिष्ट थी, तो उसको आसान बनाने के लिए क्या किया गया? इनकी ब्राह्मण साहित्यों की रचना की गई। इसके बाद हम देखते हैं बौद्ध साहित्य। मतलब कि गौतम बुद्ध जो रहे हैं, जैसे कि सुत्त पिटक रहे हैं, अभिधम्म पिटक, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? बौद्ध साहित्य से इनकी जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक, और एक हो गया विनय पिटक। विनय पिटक। तो ये क्या होते हैं? बौद्ध साहित्य होते हैं। जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जो कि क्या, जो महावीर स्वामी रहे हैं उनके समय, उनके पहले जो सबसे पहले जो रहे हैं ऋषि, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? जैन साहित्य के बारे में भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भगवान ऋषभदेव क्या माने जाते हैं? पहले तीर्थंकर माने जाते हैं भगवान ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को क्या माना जाता है? पहले तीर्थंकर माना जाता है, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ऋषभदेव के बाद महावीर स्वामी। ऋषभदेव को क्या कहा जाता है? भगवान कृष्ण के समकालीन कहा जाता है। कृष्ण के समकालीन माना जाता है हिंदू धर्म में। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमारे हो गए कौन से? धार्मिक साहित्य। उसके बाद गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। ठीक है, पाणिनि की क्या हो गई? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी हो गई। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी। तो ये सारी चीज़ें, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी के अलावा और कौन सी होती है? जैसे हम देखते हैं मेगस्थनीज की इंडिका। विदेशी साहित्य जो होते हैं, विदेशी इतिहासकार आए हैं, उन्होंने लिख दिया। तो ये क्या है? मेगस्थनीज की इंडिका हो गई, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई। और हमारा ये क्या हो गया? जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यहाँ लिख देते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये क्या होते हैं? मतलब किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये क्या कहलाते हैं? गैर धार्मिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य मतलब जो विदेशों से लेखक आए हैं, विदेशों से इतिहासकार आए हैं, जैसे सिकंदर के समय आया, और भी जो विदेशी आक्रमणकारी आए उनके साथ साथ आए। और उसके पहले कुछ और लेखक आए, इतिहासकार आए, जो क्या हुए? भारत में ही उन्होंने अध्ययन किया, यहीं पर रह के उन्होंने अध्ययन किया। जैसे चीनी यात्री कौन था? चीनी यात्री हेनसांग आया। ठीक है, हेनसांग। तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। सिकंदर के साथ एक यूनानी यात्री कौन आया था? अलबरूनी। ठीक है, तो ये जो यात्री आए, इन लोगों ने क्या किया कि भारत में ही क्या किया? भारत में ही ये लोग रहे, यहाँ पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ इन लोगों ने क्या किया? यहीं पे भारतीय इतिहास को लिखा, संजोया ग्रंथों में अपने, और उसको क्या किया? पूरा हम उसकी अध्ययन करके हमारे जो इतिहास है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के बारे में, हमें अपने इतिहास के बारे में इतने सारे स्रोतों से पता चलता है। इसके साथ साथ और भी अन्य स्रोत होते हैं जो हमें क्या होते हैं? समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, और उसके बारे में हमें पता चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? अपना एक इतिहास का पूरा फॉर्मेट को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये हमारा क्या हो? 100 घंटों में, यानी कि 2 महीने में पूरा का पूरा क्या हो जाए? सिलेबस कवर हो जाए। एक माइंड मैप के हिसाब से या मैप रीडिंग के हिसाब से करेंगे। पूरा का पूरा PDF नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे? एक मैपिंग के हिसाब से उसको पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके केवल नेट नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं जिनमें इतिहास सब्जेक्ट हमारा आता है, तो उन सभी में हम क्या करेंगे? इसको उपयोगी रहेगा। इसके हिसाब से हम इसको कवर करेंगे। धन्यवाद।